नमस्कार बच्चों। अध्याय 7 चलने लग रहा है। उसमें हम क्या करने लग रहे हैं? परिवर्ती अनुपात का नियम। हमने अब तक कारक के प्रतिफल पढ़ा है, कारक के बढ़ते, समान और घटते प्रतिफल। अब हम एक क्वेश्चन पूरा 6 नंबर का आता है वो करेंगे। ये आपका क्वेश्चन कभी भी पेपर में आ जाता है तो एज इट इज़ लिखाओगे तो 6 नंबर आपके पूरे मिलने हैं। इसमें कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता अगर एज इट इज़ लिख देते हो। तो देखो, परिवर्ती अनुपात का नियम, या इसको कहते कारक के बढ़ते या घटते प्रतिफल का नियम। दो तरीके से क्वेश्चन आता है। तो परिवर्ती अनुपात का नियम है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी लिखेंगे परिभाषा। कोई भी क्वेश्चन है यदि हम उसको सिस्टेमेटिकल ढंग से लिखते हैं तो नंबर पूरे आते, पॉइंट बन जाते। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे नियम क्या है या इसकी परिभाषा क्या है। तो देखो, परिवर्ती अनुपात का नियम यह बताता है कि यदि प्रति इकाई समय अनुसार एक कारक की मात्रा में समान इकाइयों में वृद्धि की जाती है तथा अन्य कारकों की मात्रा स्थिर रखी जाती है तो वस्तु के कुल उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन एक बिंदु के बाद प्राप्त उत्पादन की वृद्धि धीरे धीरे कम हो जाती है। जितने हमने अब तक टॉपिक पढ़े थे कारक के बढ़ते घटते प्रतिफल, सब में एक ही बात है, वही दो चीज़ें लिख रहे हैं। एक श्रम है, दूसरा भूमि है, या इसको क्या कह सकते हैं हम? पूंजी कह सकते हैं। तो ये कहने लग रहा है यदि जैसे जैसे हम ये भूमि है, ये श्रम है, तो यदि हम प्रति इकाई समय अनुसार एक एक इकाई समय के अनुसार पहले ये, फिर अगला, फिर उससे अगला, तो कारक की मात्रा है उसमें यदि हम वृद्धि करते हैं, कौन सा कारक है? परिवर्तनशील कारक है। यदि इसमें वृद्धि करते हैं और अन्य कारक ये स्थिर है, अन्य कारक कौन सा है? जैसे भूमि है, यदि ये स्थिर है तो पहले उत्पादन क्या होगा भाई? सबसे पहले जो उत्पादन है वो क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि होगी। और एक बिंदु के बाद, जैसे इसमें है, हम चित्र में भी देखेंगे, शुरू में तो उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन एक बिंदु के बाद उत्पादन क्या हो जाएगा? यहाँ के बाद कम होना शुरू हो जाएगा, फिर अधिकतम होगा और फिर बिल्कुल गिरना शुरू हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिवर्ती अनुपात का नियम। भी दो कारक है, एक कारक बढ़ रहा है, एक कारक स्थिर है। यदि एक कारक जो परिवर्तनशील है उसकी मात्रा को हम बढ़ाते जाएंगे, उसकी इकाइयों में वृद्धि करते जाएंगे, दूसरा कारक यदि स्थिर रहेगा तो क्या होगा? कुल उत्पादन में सबसे पहले वृद्धि होगी, लेकिन क्या होगा? एक बिंदु के बाद जो प्राप्त उत्पादन है उसकी वृद्धि धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और ये कौन सी धारणा है? परिवर्ती अनुपात का नियम कब लागू होता है? अल्पकाल में। हम ये लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है मान्यताएं। भी ये जो नियम है वो किस ऊपर अप्लाई होगा, किस मान्यता के आधार पर है? सबसे पहले उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का होना चाहिए। परिवर्तनशील अनुपात का होना चाहिए, यानी एक स्थिर साधन होगा और एक परिवर्तनशील होगा। दूसरा क्या है? परिवर्तनशील कारक की सारी इकाइयां हैं वो समरूप होनी चाहिए, यानी समान कुशल। यानी जो ये लेबर लगाया है, चाहे वो पहला लगा लो, दूसरा या तीसरा, अगर वो खेत में काम करने लग रहा है तो उसको भी खेत में काम पूरा वैसा ही आता है जैसे दूसरे को, तीसरे को भी ऐसा है। यही नहीं, मशीन पर काम करा है तो मशीन पहले वाले ने भी ऐसी चलानी आवा है, दूसरे ने भी और तीसरे ने भी, यानी तीनों समान है। जितने भी लगाएंगे वो सारी की सारी इकाइयाँ क्या हैं? समरूप हैं, समान रूप से वो कुशल है। दूसरी मान्यता ये है। तीसरी क्या? उत्पादन के कुछ कारक स्थिर हैं। पहले ये बताना है परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का होना चाहिए, सारी इकाइयाँ क्या होनी चाहिए? समान, कुछ कारक क्या होंगे? स्थिर। और हम मेन बात क्या है? तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब ये परिवर्ती अनुपात का नियम है तो वहाँ पे तकनीक क्या रहेगी? स्थिर। कुछ कारक स्थिर, तकनीक स्थिर, सारी की सारी इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए। और कौन सा अनुपात होना चाहिए? परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का होना चाहिए। उसके बाद इसमें हम क्या लिखेंगे? इसकी व्याख्या करेंगे, इस नियम की। किसके माध्यम से करेंगे हम? तालिका। तो ये कह रहा है निम्न तालिका द्वारा हम इस नियम की व्याख्या करेंगे। तो हमने ये तालिका याद करनी पड़ेगी। सबसे पहले परिभाषा, फिर मान्यताएं लिखेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या तालिका के माध्यम से। तो हमने ली भूमि, एक तरफ भूमि स्थिर है,
दूसरी तरफ हम लेंगे श्रम की इकाइयाँ, फिर टीपी, फिर एमपी, फिर एपी। ये हमने तालिका है। यदि आप तालिका को ऐसे टीपी याद कर लेते हो तो एमपी और एपी आसानी से हो जाएंगे। तो पहले लिख लेंगे हम 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग, 3 तो ये है और 6 ये यहाँ पे और ये 7 में होगी। उसके बाद 7 तक काउंटी श्रम की। उसके बाद हमने जो टीपी याद कर रखी है, टीपी क्या करनी है, 2 5 9, 2 5 9 11 12 12 11। एक लाइन ये याद हो जाती है तो पूरी तालिका याद हो जाएगी। 2 5 9 11 12 12 11। अगर हमने टीपी ज्ञात है तो हम एमपी और एपी आसानी से निकाल सकते हैं। एमपी कैसे निकालते हैं, इसमें से ये घटाते जाओ 2, इसे ऊपर वाली का पता नहीं है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसमें से ये घटा दोगे, पहले 2, फिर 2 के बाद 5 में से 2 गए 3, फिर 3 के बाद 9 में से ये गए 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये था, इसे ऊपर वाले थे 9 में से जो है 11 में से 9 गए 2, 12 में से 11 गए 1, उसके बाद है 12 में से 12 गए 0 और 11 में से 12 गए -1। एपी कैसे निकलते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। किससे, टीपी को यदि श्रम की मात्रा से भाग करते जाएंगे तो एपी आ जाएगी। अब 2 को 1 से करेंगे तो 2, इसको इससे करेंगे 5 से तो 2.5, 3 को 9 से करेंगे तो 3। उसके बाद इसको हम 4 को 11 से करेंगे तो 2.7, 12 को 5 से करेंगे 2.4, 6 को 12 से करेंगे 2 और 7 को 11 से करेंगे तो 1.6। ये हमारी क्या आ जाती है, एपी आ जाती है। अब हमारी क्या है, 3 अवस्थाएं बनी हैं। पहली अवस्था 1 से लेकर 3 तक है, इसको कहते हैं पहली स्टेज, क्योंकि परिवर्ती अनुपात में हमने इसकी अवस्थाओं के बारे में भी बताना है। तो ये 3 अवस्थाएं होंगी। पहली 3 का मतलब क्या है, एमपी यहाँ पर बढ़ रहा है 2 3 4, 4 के बाद 2 हो जाएगा अगले उसमें, तो वहाँ तक नहीं लेना, 4 तक, जब तक एमपी बढ़ रहा है वहाँ तक हमने लेना है। इसका विवरण में हमने क्या लिखे, एमपी में होने वाली वृद्धि के कारण बढ़ते प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। पहली ये अवस्था किसकी होती है, बढ़ते प्रतिफल की, जब टीपी हमारा बढ़ रहा होता है। किस दर से, बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी एमपी बढ़ रहा है 2 से 3, 3 से 4 हो रहा है। उसके बाद है दूसरी स्टेज। दूसरी स्टेज जब ये शून्य है, एमपी हमारा शून्य है और ये 12, एक 12 के बाद नेक्स्ट जो 12 है मैक्सिमम है वहाँ पे रुक जाएगा, तो ये कौन सी अवस्था आ जाएगी, हमारी दूसरी अवस्था आ जाएगी। तो इसमें क्या है, एमपी में होने वाली कमी के कारण इसे घटते प्रतिफल की अवस्था कहा जाएगा, क्योंकि उसमें 2 3 और 4 के बाद ये एमपी हमारी क्या हो रही है, ये एमपी 2 1 और 0 होगी। इसका मतलब घटते प्रतिफल की अवस्था स्टार्ट होगी। अब हमारा प्रतिफल, जैसे हमने लेबर की चौथी इकाई लगाई तो 4 से कितनी होगी, एमपी 2 होगी, 5वीं लगाते 1 होगी और 6वीं लगाते उसने 0 और 7वीं लगा दी उसने तो 4 कर दिए भाई, उसने तो क्या कर दिया, बिल्कुल ही ऋणात्मक प्रतिफल दिया -1। अब हमारी तीसरी अवस्था किसकी कहती है, इसको ऋणात्मक अवस्था कहा जाता है, यानी ऋणात्मक सीमांत उत्पादन तथा टीपी के घटने के कारण इसे क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहा जाता है। जहाँ पर माइनस में अगर रिजल्ट मिलने लग जाए तो कोई काम पे नहीं लगाएगा इसको, यहाँ तक ही उत्पादक क्या है, काम को छोड़ देगा। दूसरी अवस्था बेस्ट अवस्था मानी जाती है, यहाँ तक एक उत्पादक क्या करना चाहेगा, उत्पादन करना चाहेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक उत्पादक है वो कहाँ तक उत्पादन करना चाहेगा, तो दूसरी अवस्था तक ही उत्पादन करना चाहेगा, क्योंकि उसको टीपी अभी मिलने लग रही है। 11 के बाद 12 और 12 के बाद ये 12, यहाँ पर वो रुक जाएगा। अब इसको हमने एक किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने ऊपर क्या लेना है, टीपी, और यहाँ पे क्या लिख लेना है, श्रम की इकाइयाँ। ऐसे ही ये यहाँ पे हम श्रम की इकाइयाँ लेंगे, ये एपी और एमपी। तो हमने जब छठा लेसन पढ़ा था उसमें भी यही बनाया था। तो यहाँ पे बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एमपी की लाइन खींचेंगे भाई। सबसे पहले यहाँ से लेके गए और ये मैक्सिमम किया यहाँ पे, और उसके बाद गिरना, क्योंकि पहले लगाया था उसने कितना किया था, एमपी हमारा 2, फिर उसके बाद 2 यहाँ पे, फिर
3, फिर ये मैक्सिमम 4, 4 के बाद क्या है 2 आ जाता है, फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर -1, तो ये आ जाएगी। अब हम इसी से ही MP से क्या खींचेंगे, हम TP खींच लेते। जब ये क्या है अधिकतम है, तो एक लाइन यहाँ से ले जाओ और यहाँ पे रोक दो, इसको यहाँ से खींच के ऐसे सीधी ले जाओ ऊंचे की तरफ। उसके बाद ये गिरना स्टार्ट कर देती है ये, और ये 0 हो जाती है। जब ये 0 है तो ये क्या आ जाएगा अधिकतम, यहाँ पे ले जाओ और इसको यहाँ से ले जाके और मैक्सिमम यहाँ से, और उसके बाद ये नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ का मतलब यहाँ पे MP माइनस में आ जाएगा। AP हमेशा क्या रहेगा, इससे नीचे, और इस बिंदु पे एक काटेंगे। तो हमारी पहली स्टेज क्या होगी, यहाँ से यहाँ पहली स्टेज है जहाँ पर क्या हो रहा है, जो कुल उत्पादन है वो बढ़ती दर से बढ़ता है। दूसरी स्टेज में जब ये MP गिरना शुरू कर देता है, तो दूसरी स्टेज में ये क्या होगा, कुल उत्पादन है वो घटती दर से बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन दर कैसी है, घटने की। इसके बाद TP मैक्सिमम होगा और उसके बाद गिरना शुरू हो जाएगा। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और ये है तीसरी स्टेज, और यहाँ पे हम इसके बारे में लिखेंगे। तो पहली अवस्था उत्पादन जारी रखेगा कोई भी उत्पादक है अपने काम को। दूसरी अवस्था में उत्पादन करना क्या करेगा, पसंद ही करेगा। तीसरी अवस्था में वो उत्पादन ही नहीं करेगा। तो पहली अवस्था की कहाँ से कहाँ तक की है, O से E तक। E से G तक कौन सी अवस्था है, E से G तक है दूसरी अवस्था, और G से हमारी नीचे की तरफ T की तरफ क्या है, वो तीसरी अवस्था है। इसमें हमारा TP क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, और MP ऋणात्मक होता है। तो हमारा ये परिवर्ती अनुपात का यदि हम ये लिख कर देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, तो हमारे 6 नंबर पूरे हो जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।